नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये बात करता है गरीबी के बारे में। गरीबी के आंकड़े जो है वो भारत में बड़े हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे जो PLFS के आंकड़े आए हैं उनके अनुसार, तो उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसी के साथ में जो गरीबी के मापदंड है, जो कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करेगा कि किस तरीके से हम हमारे देश में ऊर्जा संक्रमण कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों तक रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे स्विच कर सकते हैं और ये किस तरीके से हम इस ट्रांजिशन को अचीव कर सकते हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब देखते हैं हमारा MCQ। तो आज का MCQ ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद सदस्यों की आचार संहिता लागू करती है। आपका ऑप्शन ए है नैतिकता समिति, इथिक्स कमेटी। ऑप्शन बी है हाउस कमेटी। ऑप्शन बी है विशेष अधिकारों की समिति, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। ऑप्शन डी है तदर्थ समिति अर्थात एडहॉक कमेटी। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। तो आज का वर्णनात्मक प्रश्न ये है कि हम कैसे एनर्जी ट्रांजिशन सही तरीके से कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा का संक्रमण हम किस तरीके से सही वे में यहाँ पर कर सकते हैं। जो हम सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से हम सीधे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों तक पहुंचेंगे। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के बारे में, जो कि पॉवर्टी के बारे में बात करता है, गरीबी के बारे में बात करता है। हाल ही में PLFS के आंकड़े आए हैं। PLFS अर्थात पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इन आंकड़ों के अनुसार हमें ये देखने को मिलता है कि भारत में जो गरीबों की संख्या है ये अपने आप में बड़ी है। अगर हम सरकार के द्वारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2017-18 के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, पब्लिक नहीं किए गए हैं। वही अगर हम देखें तो अब जो अगली गणना है, अगला सर्वे है, ये 2021-22 में ही हो पाएगा। तो भारत में अगर हम पुअर्टी का ट्रेंड देखें, किस तरीके से एक लंबे अंतराल पे क्या प्रभाव पड़ा है पुअर्टी के नंबर्स पे, तो 1973 से 2012 के अगर हम आंकड़े देखें तो ये कंटिन्यूसली जो नंबर ऑफ पुअर से हमारे देश में जो परसेंटेज है उनका घटा है। जो 1973-74 में 54.9 हुआ करते थे, वही 2004-5 में अगर देखें तो 27.5 पर आ गए हैं। ये लकड़ वाला पॉवर्टी लाइन के हिसाब से आए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन के अनुसार ये नहीं गणना किए गए हैं, जो कि बाद में आई है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कि मेथोडोलॉजी जो है वो 2011 में चेंज की गई। सुरेश तेंदुलकर, जो इकोनॉमिस्ट सुरेश तेंदुलकर है, इनके द्वारा एक नई नेशनल पॉवर्टी लाइन प्रपोज की गई है। तो ये एक न्यू गणना जो मेथोडोलॉजी है, नई मेथोडोलॉजी का उपयोग किया गया था। उसके बाद में अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पर हमें 2011 और 12 में जो न्यू मेथोडोलॉजी है उनके अनुसार यहाँ पर पॉवर्टी के आंकड़े आए हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पुअर्स जो है उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उसी के अनुसार अगर हम रूरल कंजम्पशन देखें 2012 से 18 के बीच में, तो ये 8% तक घटा है। वही अर्बन कंजम्पशन 2% तक ये घटा है। तो ये जो आंकड़े हैं पब्लिक नहीं किए गए हैं, जो लीक्ड डेटा आए हैं उसके अनुसार ये विश्लेषण किया गया है। उसके अलावा एक और फैक्ट ये देखने को मिलता है कि ये पहली दफा है कि जब 2012-13 से लेकर 2019-20 में नंबर ऑफ पुअर जो है इनकी संख्या बड़ी है। वही अगर हम देखें 2004-5 से 2011-12 के बीच में, तो 133 मिलियन लोग इस आंकड़ों में आते हैं। वही अगर हम देखें 2004 से 14 के बीच में, तो जो GDP की ग्रोथ रही है ये ऑन एन एवरेज यहाँ पे 8% की दर वर्ष के हिसाब से रही है। मतलब इस ग्रोथ के कारण भी हमें अभी रिसेंट कुछ टाइम में ये देखने को मिल रहा है कि गरीबी के जो आंकड़े वो हमारे देश में बड़े हैं। तो आप अगर यहाँ पे डेटा में देखेंगे NSS का जो CES कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होता है 2011 के जो आंकड़े हैं उनसे अगर आप PLFS के डेटा को कंपेयर करेंगे तो इसमें पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो हो या नंबर ऑफ पुअर हो या तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन के अनुसार अगर हम गणना करें तो इसमें सारे आंकड़े जो है वो 2019-20 में ये ज़्यादा है। मतलब वो ये दर्शाते हैं कि हमारे देश में गरीबी बड़ी है। उसके अलावा
अब आते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की ओर, जो कि बात करता है एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में कि किस तरीके से हम ऊर्जा का संक्रमण कर सकते हैं। मतलब हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की ओर यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। मतलब नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेस है उससे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड में देखें तो 90% जो नए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी लगे हैं उनमें 90% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। भारत में भी ये ट्रांजिशन चल रहा है, तो हम जानते हैं भारत में किस तरीके का ये ट्रांजिशन चल रहा है। तो हमारे देश में जो ट्रांजिशन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक गोल ये भी रखा गया है कि जो हमारे देश में जॉब्स है उसके अनुसार हमारे देश का डेवलपमेंट, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे, इसमें लोगों को सेंटर में रखा गया है। उसके अलावा अगर हम जॉब्स की बात करें तो डिप्लॉयमेंट ऑफ 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वुड एम्प्लॉय मोर देन 500,000 वर्कर्स। तो यहाँ पर अगर 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बनाई जाती है तो इसमें करीब आधा मिलियन वर्कर्स जो है वो और हमारे देश में बढ़ेंगे। वही एक और देखिए तो अगर हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो कोल माइनर्स है ये अपने जॉब खो देंगे, तो इन्हें हम यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जहाँ पर आएंगे वहाँ पे हम इन्हें एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम ध्यान में, लोगों को हम सबसे पहले लेकर चले। उसके अलावा अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एनर्जी सब्सिडाइज मस्ट बी रैशनलाइज एंड डायरेक्टेड टुवर्ड दोज हु नीड देम द मोस्ट। तो यहाँ पर सब्सिडी देने की बात की गई है कि जैसे सौभाग्य और उज्ज्वला योजना हमारे देश में देखने को मिली कि इसमें जो तबका को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सब्सिडी की उन्हें दी गई और ये इनका रिजल्ट भी हमें आते हुए दिखता है। उसके अलावा फिशियल रिसोर्सेज शुड बी इन्वेस्टेड इन क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस। इसके अलावा जो हमारे पास में फिनेंशियल रिसोर्सेज है इन्हें भी हमें जो साफ ऊर्जा के स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी है जिससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, वहां पर हमें डिप्लॉय करना चाहिए। खासकर जो हाशिए पे समुदाय है या जो अंडर डेवलप्ड यहाँ पर अविकसित समुदाय है उनके ओर। एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो भारत उन टॉप 5 कंट्री में आता है जो कि रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्लान रखा गया है कि 2030 तक हम 450 गीगावाट एनर्जी हमारे देश में बनाएंगे। उसके साथ ही भारत जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यहाँ पर सूत्रधार माना जाता है। करीब 70 कंट्रीज है, इसका हेडक्वार्टर भी हमारे देश के गुरुग्राम में है, दिल्ली के पास जो लगता है, जिसे हम गुड़गांव पहले कहा करते थे, तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें लोगों की आजीविका को भी साथ में सपोर्ट करना है, साथ ही साथ कम्युनिटीज़ में इसके चलते जो कम्युनिटीज़ को प्रभाव देखने को मिलता है तो कम्युनिटीज़ को भी हमें रेजिलिएंट बनाना है कोविड के बाद में और इस ट्रांजिशन को लेकर भी। उसके अलावा जो हमारी MSMEs है इन्हें भी हमें क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट करना है। जेंडर पैरिटी जो देखने को मिलती है, तो अगर हम नए जॉब्स आ रहे हैं तो उस वर्कफोर्स में जो जेंडर डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिले, इस और भी कदम उठाने की आवश्यकता है। उसके अलावा इनकॉर्पोरेट एनर्जी एफिशिएंसी एंड ग्रीन कंस्ट्रक्शन मेथड इन प्रोजेक्ट्स। तो जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, इसमें भी हमें एनर्जी एफिशिएंसी का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ यूथ को एंगेज करने की बात की गई है, क्योंकि इनोवेशन जो है ये यूथ की तरफ से ही आ पाता है। तो अगर हम हमारे देश में देखें तो कोल पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। धीरे धीरे सोलर, विंड, हाइड्रो, स्मॉल हाइड्रो और इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी हम धीरे धीरे ये बढ़ा रहे हैं। कोल से जैसे जैसे डिपेंडेंसी कम होगी ऑब्वियसली हम दूसरे मानकों की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है, लेकिन आपके लिए एक विशेष सूचना है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप ये सिर्फ ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं हमारे डिफरेंट पॉडकास्ट चैनल्स पे, स्पॉटिफाई, एंकर और एप्पल पॉडकास्ट पर। आपको सिर्फ करना ये है, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको सर्च करना है और आप लॉ सीखोगे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा आप चाहे तो हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको उसकी जानकारी मिल जाएंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो चलिए आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।